नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं भू कानून भारी, विपक्ष का विरोध जारी। खुद को परिचालित करने के हमने सशक्त भू कानून लिया है। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा सरकार ने नया भू कानून पास किया है, लेकिन यह कानून सिर्फ 11 जनपदों के लिए लागू किया जाएगा, जबकि 2 जनपदों हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में पहले से ही जो कानून लागू है वही जारी रहेगा। ऐसे में विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं और सवाल उठा रही हैं कि क्या एक राज्य में 2 भू कानून ठीक है? एक राज्य में 2 भू कानून कैसे लागू किए जा सकते हैं? कांग्रेस इसे भाजपा की सोची समझी दोहरी रणनीति बता रही है। यही नहीं, कांग्रेस 11 जनपदों में लागू किए गए भू कानून को भी बहुत कमजोर बता रही है। इस भू कानून से पहाड़ी इलाके में पलायन की समस्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और मैदान के जिलों हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में भविष्य में होने वाले परिसीमन के कुप्रभाव की भी आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर भाजपा नए भू कानून को राज्य के हित में लागू करने की बात कह रही है और इस कानून को काफी अहम बता रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है, इसका खामियाजा समय समय पर कांग्रेस को भुगतना भी पड़ता है। भाजपा ने राज्य में सशक्त भू कानून लागू किया है। कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों भू कानून को लेकर अब आमने सामने हैं। भाजपा का कहना है कि भू कानून की लंबे समय से मांग हो रही थी, इसे लागू करने से पहले स्टेक होल्डर के साथ सुझाव लिए गए हैं। जिलाधिकारियों के माध्यम से सभी जिलों से भी सुझाव लिए गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये अहम रिपोर्ट देखिए। विगत 18 फरवरी से 22 फरवरी तक देहरादून विधानसभा में बजट सत्र का आयोजन किया गया। इस बजट सत्र के दौरान जहां तमाम मुद्दों पर सदन में चर्चा हुई, वहीं हंगामे के बीच भाजपा की दामी सरकार ने नया भू कानून पास किया है। भाजपा जहां इसे राज्य के हित में बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि छोटे से 13 जनपदों में और 2 मंडलों के प्रदेश में 2 अलग अलग भू कानून कैसे लागू किए जा सकते हैं। बता दें कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में नया भू कानून लागू नहीं होगा, जबकि सबसे अधिक जमीनें इन्हीं दोनों जनपदों में हैं और ये दोनों जनपद उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा भू कानून को लेकर दोहरी रणनीति अपना रही है। कांग्रेस नए भू कानून को कमजोर बताने के साथ ही पूरे राज्य में एक जैसा सशक्त भू कानून लागू करने की बात कह रही है। पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है। उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे, उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा, जिससे कि राज्य की जो जमीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीज़ें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक हाँ, बीजेपी के लोगों को तो करना ही है मुख्यमंत्री का आभार। आप मुझे बताइए, 2 मंडलों का प्रदेश है, 13 जनपद है, 13 जनपदों में से 11 जनपदों में भू कानून, वो भी बहुत ही कमज़ोर भू कानून है, वो लागू होगा और 2 राज्यों में लागू नहीं होगा। तो एक राज्य में कभी 2 कानून आपने सुने हैं? तो ये तो भाजपा का एक षड्यंत्र है, सरकार का एक षड्यंत्र है कि आइए और जो है खुलेआम जो है इस प्रदेश के अंदर ज़मीन की खरीद फरोख्त करने का काम करे, या कहीं और से जो पलायन होगा तो क्या नाम ज़्यादातर जो है ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में होगा। और जब कभी भी विधानसभाओं का परिसीमन होगा तो उसका कुप्रभाव जो है देखने को मिलेगा। तब
कल एक राज्य में दो दो भू कानून कैसे हो सकते हैं? हमारे शहरी क्षेत्र, निकाय क्षेत्रों में भूमि कानून प्रभावी नहीं है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही 250 वर्ग मीटर कोई भी बाहर का व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। और आज आप देखिए, लगातार शहरी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, गांव की गांव शहरी क्षेत्रों में शामिल हो रहे हैं और इसके चलते हमारी कृषि भूमि खत्म हो रही है। सरकार ने उधम सिंह नगर और हरिद्वार को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है, तो वहाँ के किसानों को आपने तो एक तरह से माफिया के हाथों में छोड़ दिया है। दरअसल विधानसभा सत्र में प्रदेश में सख्त भू कानून के लिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 विधेयक को पारित किया गया है। इस नए कानून को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। भाजपा सरकार ने राज्य के भू कानून को और अधिक कमजोर किया है। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों का बीजेपी ने खंडन किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का कार्य सिर्फ विरोध करना रह गया है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अधिकांश कानून राज्य में उत्तर प्रदेश के ही लागू किए गए हैं। हालांकि समय समय पर इन कानूनों में संशोधन किए गए हैं, लेकिन नए भू कानून से राज्य में कहीं न कहीं जमीनों की खरीद फरोख्त की दोहरी व्यवस्था लागू हो गई है। उक्रांत के अनुसार पहले तो ये भू कानून है ही नहीं। भाजपा सरकार को सख्त भू कानून लागू किया जाना चाहिए। 2003 में लागू भू कानून में सरकार ने संशोधन कर 11 जिलों को पहले से लागू कानून से अलग किया गया और 2 जिलों में पहले से ही लागू कानून यथावत रखा गया है। कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है और जनता उनको ठीक टाइम पर उसका सबक सिखाती है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सशक्त वो कानून बना है जिसका उनको स्वागत करना चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए और केवल अच्छी चीज़ों का विरोध करने का जो नेचर कांग्रेस का बन गया, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। भू कानून जो 2003 में बना था उसी को ये किया है, उसी को लागू कर दिया, लेकिन एक पॉइंट और निकाल दिया कि नैनीताल में उधम सिंह नगर और हरिद्वार को अलग कर दिया है क्योंकि वहां पे वही व्यवस्था लागू होगी जो पुरानी थी। तो ये बड़ा असमंजस वाली स्थिति है और बड़ा खराब है। जब ये जो कानून बन रहा है पूरे राज्य के लिए बन रहा है तो केवल स्पेसिफिक 2 जनपदों के लिए क्या कारण है? क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई सरकार को कि भाई उसको अलग करना है और जो लोगों को अलग कर देना? तो बड़ी अजीब सी स्थिति है सरकार की। नया भू कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर 11 जनपदों में कोई भी बाहरी व्यक्ति कृषि और उद्यान की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। अभी तक उत्तराखंड में बाहर के लोग बिना मंजूरी के 250 वर्ग मीटर और मंजूरी लेकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि कृषि और उद्यान के लिए पूरे राज्य में खरीद सकते थे। भाजपा सरकार के अनुसार राज्य की जनता की लंबे समय से चली आ रही सख्त भू कानून की मांग को पूरा किया गया है। इस कानून से राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे कमजोर कानून करार दे रही है और एक राज्य में 2 भू कानून होने पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। अगर मिल गया तो पूछ लो, उसी से कर लो। अच्छा, तो देवभूमि के दंगल में आज एक बार फिर से भू कानून पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर भू कानून का लगातार विरोध क्यों हो रहा है। कांग्रेस जहां इस कानून को कमजोर कह रही है, वहीं 11 जनपदों में जो लागू किया गया है कानून, उसको 2 जिलों में छोड़ क्यों दिया गया है। अगर पहले का कानून बेहतर है, तो फिर नए कानून की ज़रूरत क्यों है, और अगर नया कानून बेहतर है तो 2 जिलों को छोड़ा क्यों गया है। ये अहम सवाल है, ये विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कुंवर जपेंद्र सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता हैं, यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी अध्यक्ष हैं आरआरपी के, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। प्रांजल नोडियाल जी महासचिव हैं भू कानून संघर्ष समिति के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले कुंवर जपेंद्र जी आपके पास आएंगे। कुंवर जपेंद्र जी, जो नया भू कानून आप लेकर आए हैं, उस नए भू कानून की लंबे समय से एक तो प्रदेश में नए भू कानून की मांग की जा रही थी, और आपका जैसा कि कहना है
कि प्रदेश की जो जनता जो चाह रही थी उसी के मंशा अनुरूप ये कानून आया है और प्रदेश की जनता इस कानून से खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष है इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है या विपक्ष को आप समझा नहीं पा रहे? सवाल विपक्ष को समझाने का नहीं है, सवाल उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप एक जो मांग उठी थी उस मांग को पूरा करने का है। विपक्ष को सबसे बड़ा दर्द ये है कि ये इतनी जल्दी ये मांग जो है उसके ऊपर सरकार ने इतनी जल्दी निर्णय क्यों ले। एक मांग थी, भू कानून की मांग, भू कानून को लेकर उस पे प्रदेश भर में विपक्षी दलों द्वारा राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा था जी। लेकिन उस प्रयास को विफल करने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है कि ये हुआ क्या, क्योंकि उसका तो राजनीतिक मुद्दा निकल गया। उसके तो राजनीति करने का जो एक आधार था, जो एक उन्होंने मुद्दा खड़ा करा, उस मुद्दे पे वो पूरी तरह से अब निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। तो उन्हें राजनीति करनी है, उन्होंने कोई ना कोई मीट पेक निकालते रहना है। भारतीय जनता पार्टी का काम जन भावनाओं के अनुरूप काम करना है। प्रदेश की जनता की बहुत पुरानी एक मांग और विशेष रूप से पर्वतीय जनपदों में जो भू कानून को लेकर एक मांग की जा रही थी उसे पूरा कर दिया गया है और भविष्य में भी उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के अनुसार ही योजनाएं बनाकर और उन्हें धरातल पर उतारकर उत्तराखंड के संपूर्ण विकास की दृष्टि से इस 25वीं वर्षगांठ में उत्तराखंड को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना, यही भारतीय जनता पार्टी और युवा मुख्यमंत्री का प्रयास है। निश्चित तौर पर हम उसमें धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। जपेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आशीष सैनी जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जनता के हित का कानून है, प्रदेश के हित में ये कानून लाया गया है और कहीं ना कहीं इससे, इस कानून से जो प्रदेश में जो लगातार मांग की जा रही थी वो मांग भी पूरी हो रही है। जनता खुश है इस नए भू कानून से और कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को इससे लाभ होने वाला है। क्या लगता है आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं झोल नजर आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद एक छोटे राज्य के रूप में और पर्वतीय राज्य के रूप में एक सशक्त और मजबूत भूमि कानून की आवश्यकता थी, जिसे एनडी तिवारी सरकार ने वर्ष 2003 में उत्तराखंड राज्य को दिया। भूमि को बचाने के लिए, कृषि भूमि को बचाने के लिए, ताकि उस पर कहीं माफियाओं का, पूंजीवादियों का दबाव ना हो, उस वजह से बचने के लिए हमें आवश्यकता थी कि हिमाचल प्रदेश जैसे किसी कानून को लागू करे। लेकिन साथ साथ ही पंडित एनडी तिवारी जी के दिमाग में एक चीज और थी कि राज्य का विकास भी करना है, राज्य में इंडस्ट्रीज भी लानी है और कोई व्यक्ति अगर हमारे राज्य में आते हैं तो उनके लिए भी एक अनुकूल माहौल और एक स्वस्थ माहौल बनाना है। ये काम चलता रहा लगातार, लेकिन इन्होंने जब 2018 में संशोधन किया तो केवल 500 वर्ग मीटर की आवासीय भूमि उसको घटाकर 250 मीटर की आवासीय भूमि किया गया। ये इसमें कोई ऐसी कोई विशेष आपत्ति नहीं है, 250 मीटर जगह पर्याप्त है उत्तराखंड में रहने के लिए। लेकिन जो इस सरकार ने एक ये तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसमें 2 जिलों को छोड़ दिया और पूरे पहाड़ के सभी नगर पंचायत, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में ग्रामीण क्षेत्रों की जो आसपास लगती हुई आबादी से लगती हुई जमीनें थी, अब मैं देहरादून का उदाहरण दूंगा तो 15-15 किलोमीटर तक का इलाका नगर निगम में शामिल करके वहां की कृषि भूमि को बेचने का अधिकार भी दे दिया। ये सरकार एक तरफ माफियाओं के साथ हाथ मिलाकर रखती है, दूसरी तरफ जनता को दिखाने की कोशिश करती है कि हमने सशक्त भूमि कानून बनाया। भैया, दूध से ऊपर लगी हुई मलाई, यानी जिन जमीन की कीमत बढ़ रही थी, जहां पर आवासीय क्षेत्र डेवलप किए जा रहे थे, वो तो आपने नगर निगमों में शामिल करके माफियाओं की प्लेट में रख दी। और अब जब आपसे सवाल करते हैं कि मजबूत कानून बनाओ, तो आपने 250 मीटर से 500 मीटर से घटा के 250 मीटर आपको पिछली सरकार कर चुकी है। और आज स्वामी जी ने इस प्रस्ताव में कोई ऐसी विशेष बात नहीं लिखी जिसका उल्लेख कर सके, सिवाय इसके कि आपने 2 मैदानी जिलों को इससे बाहर रखा। वो क्यों रखा, कैसे रखा, ये जाने। अब आप उत्तराखंड के पहाड़ों के डेवलपमेंट की बात चाहते हैं तो वहां पर उद्योग और पैसा कमाने के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आनी चाहिए थी। सबसे मजबूत उद्योग वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना थी। आज यदि कोई अपने छोटे से खेत में रिजॉर्ट बनाना चाहेगा, पहाड़ का ही व्यक्ति, तो उसमें अड़चन डालने का काम किया
क्योंकि आप चाहते हैं कि उनके जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो मित्र उद्योगपति आए केवल वो अपना कारोबार स्थापित करें। अब जपेंद्र सिंह उत्तराखंड की इस बात से बड़े आशंकित हैं कि विपक्ष जो है आलोचना क्यों करता है। भाई विपक्ष इसलिए आलोचना करता है कि जब इसी विपक्ष की सरकार थी, इन्होंने राज्य के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई, आपने उनको कमजोर करने का काम किया। आपने उत्तराखंड की जनता के साथ अपना चेहरा दूसरा दिखाया और बेईमानी करके उनकी जेब काट ली। आज पकड़े जाने का डर है, आपको लगता है कि विपक्ष के लोग सवाल खड़ा करेंगे, तो आप इधर उधर की बात करते हैं। सीधी बात कीजिए कि भूमि कानून में आपने कौन सी नई चीज शामिल की जो पहले के कानून में नहीं थी। जरा बताएंगे, अगर जपेंद्र जी को याद हो या इनको बताकर भेजा गया हो या फिर इनको पुराने वाले भाषण पढ़ने के लिए भेज दिया है, तो देखिए भगवान मालिक है। उत्तराखंड की सरकार माफियाओं के इशारे पर चलने वाली सरकार है, गालीबाजों और गोलीबाजों की सरकार है। उत्तराखंड के हित से दूर तक लेना देना नहीं। जब चुनाव आएगा तो ये हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं। ये अहंकार इस सरकार को अंधा बनाकर बैठा है। राज्य का हित खत्म करके केवल राज्य के शोषण की नीति बन रही है। और हम इस तरह से अगर कोई गलत प्रावधान आएगा तो डट के विरोध करेंगे। और एक तरफ कानून बना रहा है यूसीसी और दूसरी तरफ कानून बना रहे हैं कि इस जिले का अलग कानून, इस जिले का अलग कानून, इस जिले का अलग कानून। कल को ये टिहरी और उत्तरकाशी के अलग कानून बना देंगे, परसों ये मतलब अलग अलग ब्लॉक्स के अलग अलग कानून बनाएंगे। भाई आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं और एक ही राज्य में चुनाव 7-7 चरणों में कराते हैं। आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। हमने आपसे यूसीसी मांगा, समान नागरिक संहिता आपकी घोषणा थी, आपने हमें रजिस्ट्रेशन का काम दे दिया, लिव इन रिलेशनशिप का। आप केवल राज्य को गुमराह कर रहे हैं। राज्य के प्रति भाजपा की कोई मानसिकता है नहीं और इसलिए हम इनकी आलोचना करेंगे। और सुनिए, रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है और आपकी छाती पर बैठकर राजनीति करेंगे, जनता का अहित होने नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है जपेंद्र जी, आपके पास आते हैं। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़े हुए हैं, शिव प्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ने वाले हैं, प्रांजल नौडियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक का यहाँ वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इतना ही खुद को परिचालित कर ले कि हमने सतत भू कानून लिया है। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भू कानून पर विपक्ष का विरोध जारी और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, आपके पास आते हैं। शांति प्रसाद जी, भाजपा कह रही है, सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है, जो अच्छी चीज़ें जो सरकार कर रही है उसका भी विरोध कहीं ना कहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं। जिन चीज़ों से उत्तराखंड का भला होने वाला है, उत्तराखंड का हित है, उस हित को भी जो विपक्षी दल हैं उसको नहीं पहचान रहे हैं और वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या आप अच्छी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं? अच्छा कानून है उसके बावजूद भी आप विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सवाल ये ज़रूर है कि अगर ये कानून अच्छा है तो दो जिलों में क्यों लागू नहीं हुआ, और अगर बुरा है तो फिर बाकियों में क्यों लागू हुआ? देखिए मानव जी, यही बात हम जनता के बीच में कह रहे हैं कि ये कैसी भारतीय जनता पार्टी है जी, जो नारा तो देती है एक देश एक विधान एक संविधान, और अपने ही राज्य की सरकार के यहाँ 2-2 कानून एक ही राज्य के अंदर लगा देती है जी। 13 जनपदों का ये राज्य है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार ये सबसे ज्यादा कृषि भूमि जमीन है यहाँ। इन दोनों जगहों को छोड़कर भाजपा ने यह साबित कर दिया कि ये माफियाओं की सरकार है और ये माफियाओं के दबाव में 2 राज्यों के अंदर भू कानून नहीं चाहती। अब 11 पर्वतीय जनपद के अंदर अब आप देखिए वहां पर नगर छोड़ दिए गए हैं, पंचायतें छोड़ दी गई हैं। कहने का मतलब है विस्तार कर करके कृषि भूमि को का लैंड यूज चेंज करके यहाँ पर भी माफियाओं को जमीन खरीदने की खुली छूट दे दी है। बची कुची बात, मुख्यमंत्री जी खुद माफिया बनते हुए सीधा उनसे अप्रूवल लीजिए, फिर वो आपको अप्रूवल देंगे, फिर 143 करवाइए और दबा के उत्तराखंड की पहाड़ों की जमीनों को भी बेचिए। तो भू माफियाओं की तरह सरकार का जो चरित्र है वो हम जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं। हम सरकार से यही पूछ रहे हैं कि आप हमें बताएं
कि आपने सख्त भू कानून लगाया तो इसमें धारा 2 क्यों छोड़ दी? शहरी क्षेत्र में जो कृषि भूमि है उस कृषि भूमि को आपने लैंड यूज चेंज करने के लिए क्यों छोड़ दिया? इसका भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी माफियाओं की भाषा बोल रही है और उत्तराखंड के अंदर भू कानून के नाम पर केवल आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। ये बर्दाश्त से काबिल नहीं है। इस राज्य की बेहद कीमती जमीन गुजरातियों ने खरीद ली है पहाड़ों में, उनको सुरक्षित करने के लिए इन्होंने नगरों में जो छूट दी है और जो हरिद्वार उधम सिंह नगर में छूट दी है, आपके पास जनसंख्या विस्फोट कराकर मुख्यमंत्री भी अब मैदान का बनाने जा रहे हैं। इसलिए हमारा विरोध है। हमारा कहना है कि जैसे हिमाचल में कानून सख्त, वैसे ही इस राज्य में भी कानून सख्त होने चाहिए। हिमाचल की तर्ज पर यदि नहीं बना सकते तो धारा 371 लागू करें और उत्तराखंड के तमाम संसाधनों पर जो है स्थानीय लोगों का हक हकूक बहाल करें, तो माने कि भाजपा उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून ला रही है, वरना ये सब मजाक है। ठीक है शांति प्रसाद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रांजल नोडियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं भू कानून संघर्ष समिति के। प्रांजल जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड में जल, जंगल और जमीन ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और विकास के साथ साथ ये मुद्दे हमेशा साथ में चलते हैं। कोई भी सरकार आए, सत्ता परिवर्तन हो, किसी की भी सरकार में ये मुद्दे हमेशा अहम रहे हैं। और पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़, जल और जंगल और जमीन को बचाने की जो लड़ाई और मुहिम है यहाँ पर वर्षों से चलती आ रही है। और मौजूदा समय में जो सरकार नया भू कानून लेकर आई है, सरकार कह रही है वो बेहतर भू कानून है क्योंकि जनता की मांग भी थी और उसी मांग को देखते हुए सरकार ये कानून लेकर आई है और कहीं ना कहीं प्रदेश का इसमें हित होने वाला है। लेकिन कांग्रेस, यूकेडी के अलावा कई विपक्षी दल हैं, इसमें तमाम कमियां भी गिना रहे हैं और कह रहे हैं कमजोर, ये कानून जो है वो कमजोर कानून है। क्या कहेंगे आप, ये कानून कमजोर है या जनता के हित का कानून है? प्रदेश की जो जनता जिस मंशा के साथ इस कानून की डिमांड कर रही थी, वो मंशा इस कानून के माध्यम से पूरी होने वाली है क्या? धन्यवाद मनोज जी इस डिबेट में मुझे शामिल करने के लिए जी। और पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जिस प्रकार से हमारे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हमारे पूरे पहाड़ी समाज को गाली दी, उसका विरोध अभी भी जारी है। मैं फिर यहाँ काली पट्टी पहनकर बैठा हूँ विरोध स्वरूप, जब तक कि भाजपा गवर्नमेंट उन्हें जो है बर्खास्त नहीं करती है और जब तक जो है वो सार्वजनिक रूप से बिना किसी शर्त के सारी जनता से माफी नहीं मांग लेते, ये हमारा विरोध जारी रहे। माफी वो मांग रहे हैं ना, ठीक है प्रांजल जी, माफी तो उन्होंने मांग ली। आपको बताऊं कि अभी जपेन जी को भी हम सुन रहे थे, 2018 से जब से त्रिवेंद्र सरकार ने जो है हमारे पहले के भूमि कानून पर जो बदलाव किए थे, तब से मांग जो है भूमि कानूनों को बार बार लचर किए जाने के संदर्भ में उठती रही। तो जो अभी जपेन जी कह रहे थे कि बहुत कम समय में, तो 2018 में ये संशोधन हुए और अगस्त 2021 में पूर्व मुख्य सचिव जो सुभाष कुमार थी उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। अक्टूबर 2021 तक वो सुझाव लेती रही, सभी जगहों से उन्होंने सुझाव लिए और 5 सितंबर 2022 को रिपोर्ट वो सौंपी गई, जिसमें बड़े जो है जोर शोर से बखान किया गया कि इसमें 23 बिंदुओं के ऊपर एक संस्तुति जो है उसमें दी गई हैं और ये पूरा ऐसा कानून लाया जाएगा कि जमीनें जो है पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगी इस प्रदेश में। पहले तो मैं बताऊं कि अभी तक हम जो है अपना नाम तक कानून का वो तक नहीं बदल पाए हैं। कानून बदलना तो बहुत दूर की बात है। आज भी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 ही चल रहा है ना। बस इसमें हम जाकर थोड़ा बहुत 2003 में हमने उसके संशोधन किए, उसके बाद त्रिवेंद्र रावत गवर्नमेंट ने जो है 2018 में उसमें संशोधन, उसके बाद 2022 में जो है धामी सरकार ने फिर उसमें कुछ संशोधन किए और अब जो ये आ रहा है ये भी उत्तर प्रदेश जो है जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत ही जो है इसमें सुधार किए जा रहे हैं। और 2023 में फिर ये कमेटी की रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी गई। फिर उसके बाद भी कुछ डीएम एसडीएम जगह जगह जो है सुझाव मांग रहे थे कि भाई कुछ इसमें आप लोगों को कहना है, कुछ नई चीज करनी है, तो वो भी तो 3-4 साल बाद जब ये फाइनली अब एक 18-19 पन्नों का जो ये कानून लेके आए हैं, जिसे ये बहुत मजबूत भू कानून कह रहे हैं, वो 18-19 पन्नों का एक बुकलेट टाइप की है। उसमें 18-19 पन्ने हैं जिसमें जो है कोई भी बड़ा संशोधन, कोई भी व्यवस्था उसमें नहीं करी गई है जिससे कि इस प्रदेश की जमीनें बच सके। अब आते हैं कानून पर।
तो पहले जिस तरीके से जोर शोर से पूरे मीडिया में फैलाया गया कि 2018 के प्रावधानों को खत्म कर दिया गया, बाहरी लोग अब जमीन यहाँ नहीं खरीद पाएंगे, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भी एग्रीकल्चरल लैंड या हॉर्टिकल्चर के लिए जमीन नहीं खरीद पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो त्रिवेंद्र सरकार के टाइम पर जो संशोधन हुआ था वो धारा 154 के तहत था, जिसमें 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होनी चाहिए थी। ये एक उसमें प्रावधान था 154 में, इसी भूमि सुधार अधिनियम में जी, ताकि किसी भी एक व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा भूमि ना हो जाए। और जो है ये इसीलिए तो भूमि इसीलिए लाया गया था कि ये जमींदारी विनाश था। उन्होंने धारा 154 में धारा 2 जोड़ी और उन्होंने कहा कि कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, सहकारी संस्था को लिमिट से ज्यादा जमीन जो है दी जा सकती है। इसमें एक प्रावधान था, उन्होंने कहा औद्योगिक उपक्रम के लिए भी आप जो है जितनी चाहे उतनी जमीन ले सकते हैं। ये इसमें एक जो है प्रावधान किया गया था। और जो 143 है, यानी जब भी हम कृषि भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसका लैंड यूज चेंज कराना होता है। तो वो लैंड यूज चेंज कराने के लिए 143 कराना होता है। जमीन के संबंध में यहाँ बाकी सब लोग भी विद्वान लोग बैठे हैं, समझ रहे होंगे। 143 में लैंड यूज चेंज होना होता है। तो उन्होंने उद्योगों के लिए उस लैंड यूज चेंज कराने की जो बाध्यता है वो पूरी तरह समाप्त कर दी थी। ये 2 चीजें उन्होंने उसमें करी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या क्या हुआ है। धामी सरकार 154(2) में एक करके प्रावधान लाई है, यानी औद्योगिक प्रयोजनों के लिए आयुष चिकित्सा शिक्षा, उद्यान, विभिन्न प्रसंस्करण जितने भी हैं, पर्यटन के लिए किसी न्यास कंपनी, फर्म, चैरिटेबल संस्था, पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को कितनी भी जमीन लीज पे दी जा सकती, कितनी भी जमीन खरीदने के लिए दी जा सकती है। और ये मैं बात कर रहा हूं फिलहाल जो क्षेत्र इससे बाहर रखे गए हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के, जिसमें हस्तांतरण किया जा सकता है जी। और दूसरी इसमें क्या क्या प्रयोजन है, कोई व्यक्ति या सोसाइटी या जो नियमित निकाय है वो किस तरीके के चीजों के लिए इसको हो सकते हैं। वो अगर राज्य सरकार से पूर्व अनुमति ले तो चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोजनों के लिए, होटल, ठहरने के स्थान के लिए, अतिथि गृह के लिए, मद्यशाला के लिए, यानी बारों के लिए भी ये जो है जितनी चाहे वो भूमि ले सकते हैं। ये उनको लिए जो है कर दिया गया है कि आप शराब, चूंकि ये तो प्रदेश ही शराब प्रदेश है, ये ना ऊर्जा प्रदेश है, ना ये जो है देवभूमि है, ये शराब प्रदेश बन के रह गया। तो मध्यशाला के लिए भी आप जितनी चाहे उतनी जमीन ले सकते हैं। और आपको एक भूमि अनिवार्यता का प्रमाण पत्र लेना है और उसके बाद जमीन आपकी। ये 2 क्षेत्रों में है। फिर जो जिसे कहा जा रहा है कृषि, उसमें यानी बाकी 11 जिलों में कृषि जमीन नहीं ली जा सकती। उसमें धारा 156 में संशोधन किया गया है। बागवानी, जड़ी बूटी, मसाले, औषधि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, चाय बागान, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा के लिए 30 साल के लिए लीज पर ली जा सकती है। तो लीज के लिए आपका रास्ता खुला हुआ है, आप इसे लीज पे ले सकते हैं। इसमें और भी विभिन्न जो है इसमें उपक्रम है जो आप लगा सकते हैं, उसके लिए ठीक है। प्रांजल नोडियाल जी हमारे साथ, शिव प्रसाद सेमवाल जी हमारे साथ। एक चीज और मैं जी चीज है कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद के अंतर्गत आने वाले और समय समय पर सम्मिलित किया जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड पे लागू होगा। यानी जिस जमीन पर जमीन का असली खेल होता है, जो निकायों में जमीन का असली खेल होता है, उसको भी आपने बाहर रखा, आपने जिलों को भी बाहर रखा, आपने बाकी सारे जो है कृषि। ठीक है, इसका जवाब लेंगे प्रांजल जी, इसका जवाब लेंगे कुंवर जपेन जी से। और हमारे साथ सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और जल्द हाजिर होते हैं, चर्चा जारी रहेगी। पंचायत कहले कि हमने सतत भू कानून लिया है। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भू कानून पर विपक्ष का विरोध जारी, और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं, RRP के हैं। कुंवर जपेन जी आपके पास आएंगे, जवाब लेंगे, लेकिन शिव प्रसाद जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शिव प्रसाद जी आपके पास आते हैं। शिव प्रसाद जी, उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़, जल और जंगल और जमीन, ये जो है इस प्रदेश की जो है ये इसको खजाना कह लीजिए या इस प्रदेश के लिए वरदान कह लीजिए। इस प्रदेश की जो धरोहर यही सब है, इनको बचाना, इसी के तहत समय समय पर भू कानून में बदलाव होते रहे। वहाँ की जमीन को बचाना, वहाँ के जंगल को बचाना, ये प्रमुख मुद्दे रहे हैं। मौजूदा समय में सरकार जो भू कानून लेकर आई है, सरकार पीठ थपथपा रही है, क्योंकि सरकार कह रही है कि मजबूत कानून है और जनता के हित में है, प्रदेश का भी हित होगा, जनता का हित होगा। लेकिन
कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर निशाना साधती रही हैं, इस कानून को कमजोर भी बताती रही हैं और ये भी उनका निशाना रहा है कि आखिर पूरे प्रदेश में दो तरीके के कानून कैसे लागू हो सकते हैं। 2 जिलों में छोड़ा गया है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में, तो एक प्रदेश में 2 कानून कैसे, और ये कानून अगर बेहतर है, पहले का कानून अगर बेहतर था तो नया कानून क्यों लाया गया, और ये पहले से बेहतर कैसे है, और प्रदेश की जनता को इससे क्या लाभ होने वाला है? ये पहली बार नहीं है जी कि भू कानून में एक प्रदेश 2 कानून है। इससे थोड़ा दिन पहले एक और कानून ऑलरेडी लागू हो चुका है कि एक प्रदेश 2 कानून, वो है यूसीसी। जी, यूसीसी में भी तो ऐसी है। पूरा जौनसार का जो पूरा इलाका है, उस क्षेत्र को यूसीसी से अलग रखा गया है। अगर वो कुछ जातियां अलग रखी जाती, जो जनजाति के अंतर्गत जनजातियां हैं, और इस पे बहुत कम लोगों की टिप्पणियां भी आई है, मेरे ख्याल से मैंने कहीं देखी नहीं है कोई टिप्पणी कि जौनसार जैसा क्षेत्र जो क्षेत्र के आधार पे है, वहां पे तो यूसीसी लागू होना ही चाहिए था। कुछ जातियों को छोड़ा जा सकता था, अगर इतना ही मतलब उतावलापन था कि साहब जनजातियों को बाहर रखेंगे, तो जनजातियां जो हैं उनको अलग कर देते। जो क्षेत्र आपने जनजाति कर दिया, ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि उस क्षेत्र को छोड़ा गया। ये सीधे सीधे एक प्रदेश 2 कानून है। ऐसे ही भू कानून में है कि एक प्रदेश है 2 कानून है। इसका कोई औचित्य नहीं है। देखना भाई साहब, आने वाले समय में इसके जो दुष्परिणाम सामने आएंगे तो भाजपा को ही ना उगलते बनेगा ना निगलते। जैसे कि पिछले लोकसभा चुनाव में देखा होगा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहीं नोटबंदी का नाम नहीं लिया अपनी उपलब्धियों में जी। ऐसे ही आने वाले समय में आप 100% देखिएगा कि भू कानून यूसीसी का सरकार, मैं आपको आज फोरकास्ट कर दे रहा हूं, सरकार नाम नहीं लेगी उपलब्धियों में, डरेगी जी। उनको डर लगेगा कहीं यूसीसी और भू कानून की बात करने से कहीं उल्टा वोट बैंक का असर न पड़ जाए हम पे। इतने लूप होल्स, इतने छेद, इतनी लापरवाहियां इन दोनों कानूनों को बनाने में ली गई हैं। सरकार को इतना ज्यादा भी दबाव में नहीं आना चाहिए। टाइम लेती, पूरा टाइम लेती, नहीं तो नहीं बनाना था तो मत बनाती। लेकिन इस तरीके से करना सीधा सीधा, मतलब जितना हम ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, जितना सरकार को समझते हैं जी, सरकार ने पहले अपने फायदे के लिए उत्तराखंड से बाहर के ब्यूरोक्रेट्स को की पोजीशन पे बिठाया, और जब उन पे भरोसा करके उनको एक जिम्मेदारी दी तो उन्होंने अपने अनुसार इस कानून को बनाया, जिसका आभास सरकार को नहीं है कि उनको इससे कितना नुकसान होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने कहा कि सब हमने त्रिवेंद्र रावत जी के समय पे किए गए कानूनों को निरस्त कर दिया। लेकिन क्या कहीं आपने कहीं सुना, पढ़ा, या सरकार ने कहीं बोला कि धामी जी ने जो संशोधन किए थे वो सरकार ने वापस ले लिए? नहीं सुना। तो धामी सरकार ने एक वो कानून बनाया था कि साहब अगर 3 वर्ष के अंदर अंदर अगर आप जमीन का उपयोग नहीं करते हैं तो अब वो जमीन सरकार में निहित नहीं होगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस भू कानून में ये कानून वापस नहीं लिया गया है जी। तो आप समझ सकते हैं कि जो पुरानी चीजें हैं, कि जो प्रांजल भाई कह रहे थे कि साहब वेलनेस सेंटर के नाम पे, हेल्थ सेक्टर के नाम पे, आपने क्या करा, बड़ी चालाकी से उत्तराखंड के लोग खुश हो जाते हैं ना बड़ी जल्दी। उन्होंने कहा साहब अब पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा मिल गया, अब फलाने को भी उद्योग का दर्जा, उन्होंने कहा भैया अब तो औद्योगिक रूप से विकास होगा। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या थी कि पहले उद्योग का दर्जा दो, और फिर उद्योग के लिए तो आपने कर ही रखा है कि उद्योग के लिए जो भी जमीन ली जाएगी सब मतलब इस पे लागू नहीं होगा वो कानून। तो यानी आपने जनता को भी खुश कर दिया कि साहब उद्योग की तरीके से होगा, और पहले आपने व्यवस्था कर रखी है। अब आपको जिस पर्पज के लिए जमीन चाहिए उस पर्पज को उद्योग का दर्जा देते जाओ और जमीन बेचते जाओ। ठीक है। और दूसरा, जिसने नहीं भी करनी है, भाई उत्तराखंड में जमीन के रेट बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको नहीं भी करना है तो वो वाला कानून आपने ऑलरेडी बना दिया। उन्होंने कहा जमीन खरीद के छोड़ दो, 100 बीघा, 200 बीघा, 700 बीघा, और मत करो उपयोग। अगर उपयोग नहीं भी करोगे तो धामी जी ने कानून बनाया। जवाब ले लेते हैं। ठीक है, सेमवाल जी, कुंवर जपेंद्र जी जुड़े हुए हैं और सभी के सवालों को उन्होंने सुना है और निश्चित रूप से वो जवाब देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो काफ़ी जाने माने प्रवक्ता हैं और बखूबी जवाब देते हैं जो भी सवाल होते हैं। जपेंद्र जी, आपके पास आते हैं। 2 महत्वपूर्ण सवाल जो पूरे पैनलिस्ट के सवाल हैं और हमारे भी हो सकते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी एक देश एक कानून की बात करती है, लेकिन उत्तराखंड में
यूसीसी, अभी सेमवाल जी ने कहा कि यूसीसी में भी एक प्रदेश दो कानून, और भू कानून में भी एक प्रदेश दो कानून आपने किया है, और क्योंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को आपने छोड़ दिया है। अगर कानून पहले वाला यहां लागू रहेगा, पहले वाला कानून अगर बेहतर था तो फिर नए कानून की जरूरत क्यों थी, और अगर नया बेहतर है तो इन दो जिलों को छोड़ क्यों दिया गया, यहां भी बेहतर कानून लागू होना चाहिए। अब आशंका ये जताई जा रही है कि पलायन बढ़ेगा, और यहां पर जो परसीमन के कुप्रभाव जो, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीनें इन्हीं दो जिलों में। और जोड़ना चाह रहा था जी कि एक प्रदेश दो कानून इसी में लागू नहीं है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव अलग से होते हैं, आप देखिए, मतलब सरकार निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव भले एक एक डेढ़ साल लेट कर दे जी, लेकिन हरिद्वार का चुनाव एक साथ कराने की हिम्मत नहीं है सरकार के अंदर। ठीक है सेमवाल जी, अपने आप सरकार इन दो जिलों में सबसे ज्यादा जमीनें हैं, कृषि योग्य जमीन है, क्योंकि समतल जिले हैं, और यहाँ पर आगे परसीमन के कुप्रभाव भी जो विपक्ष आशंका जता रहा है विपक्ष, तो इसका जवाब दे दीजिए। मनोज जी, हम प्रांजल जी के उससे सवालों से शुरू करते हैं। हमने बहुत ध्यान से अपने सभी प्रवक्ता साथियों को सुना जी। देखिए, जब किसी मूल प्रदेश से कोई राज्य अलग होता है तो उस मूल प्रदेश के जो कानूनों के नाम पे ही उसे मान लीजिए, जैसे अभी इन्होंने जिक्र करा कि उत्तर प्रदेश भू संशोधन एक्ट, तो भाई हम मूल रूप से तो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुए, तो अगर उसके नाम से वो अभी चल रहा है और बाद में चेंज हो जाएगा तो ये कोई विषय नहीं है। इस पे हमें राजनीति करने का अधिकार भी नहीं है किसी को। दूसरी बात, हमारे पर्वतीय जनपदों में जो हमारे बहुत छोटी छोटी भूमि दर के हमारे उत्तराखंडी भाई हैं, क्या उन्हें विकास का अधिकार नहीं है? क्या हमारी जो पर्वतीय जनपदों में जनता रह रही है, क्या वो नहीं चाहते कि उनके नगरों का विकास हो, उनके क्षेत्रों का विकास हो, उनके यहाँ पर्यटन जैसी, जैसे हमारा पर्वतीय राज्य, हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है, वहां देखिए कि वहां दूर दराज इलाकों में भी पर्यटन विकसित करा हुआ है वहां की सरकार ने। वो पर्यटन विकसित करने के लिए कोई योजना बनानी पड़ती है। जब हम पर्यटन विकसित करेंगे तभी हमारे पास पर्यटक आएंगे, वहां की आर्थिकी को थोड़ी सी मजबूती मिलेगी, चाहे वो साल में 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, वहां की जलवायु के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वहां हम किस तरह का पर्यटन और कितना अधिक समय तक उसका लाभ क्षेत्र की जनता ले सकती है। तो क्या उन जो हमारे पर्वतीय उत्तराखंडी भाई बहन दूर दराज इलाकों में, गांवों में, कस्बों में बैठे हुए हैं, तो उनका भी तो भविष्य है, उनके भविष्य को भी सरकार ने देखना है कि उनका भविष्य कैसे बेहतर बने। और हम एक बहुत कड़वा सच बता रहे हैं, हम कभी कटु बोलते नहीं है, हमारी नेचर में नहीं है, लेकिन हम एक कड़वा सच बता रहे हैं कि जब भू अध्यादेश की मांग हुई तो भू अध्यादेश की मांग को सरकार ने हाथों हाथ लिया, वो भी जनता की भावनाओं के अनुसार उसमें संशोधन करे। अब हमारे जितने भी साथी इस पे कमियां निकालते हैं या इसके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति का भी प्रयास होता है, सब देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में स्थापित हैं। कहीं साल 2 साल में कभी गांव चले गए, देहात चले गए, लेकिन राजनीति का अखाड़ा इसे बनाना है, यहीं रहकर बनाना है। तो सरकार ने आपकी भी सुननी है, हम आपका भी सम्मान करते हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छी राजनीति करते हैं, आप मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जो हमारे उत्तराखंडी भाई बहन दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं, वहां बसे हुए हैं, उनके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को कैसे सुखद बनाया जाए, कैसे उन क्षेत्रों के विकास की योजनाएं बनाई जाए, कैसे वहां पर्यटन स्थापित किया जाए। अगर सभी तरह से, जिस तरह से आप तो ये चाहते हैं, आप तो रहते हैं जिला देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में, और आप ये चाहते हैं कि सरकार एक ऐसा कानून बना दे कि पर्वतीय जनपदों में कोई भी स्थानीय निवासी के अलावा 1 इंच भी भूमि ना ले, किसी भी तरह का विकास ना हो, तो क्या आप न्याय कर रहे हैं अपने उन भाई बहनों के साथ जो पर्वतीय जनपदों में बैठे हैं और जो पलायन भी नहीं कर रहे हैं, जो उस पलायन से भी बचे हुए हैं? तो आपकी क्या मंशा है कि वो भी पलायन के लिए आ जाए और सरकार आपके अनुसार एक ऐसा कानून लेके आ जाए कि कोई 1 इंच भी वहां पे जगह ना ले पाए और आप आराम से जो है राजधानी में बैठ के, हरिद्वार जिले में बैठकर, उधम सिंह नगर जिले में बैठकर संजीदगी के साथ सोचिएगा।
आज हमें मजबूरन बोलना पड़ा है। हम जिनसे जो छोटे छोटे हमारे देखिए कुंवर जपेंद्र जी, छोटी भूमि है, कांग्रेस और विपक्ष के लोग दरअसल खुल के विरोध इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले, क्योंकि जब भू कानून लागू होगा पहाड़ पर जब जो जमीनें हैं वो बिजनेसमैन खरीद नहीं पाएंगे। बैठे हुए हमारे उस उत्तराखंडी परिवार के बारे में कौन सोचेगा? सरकार सोचेगी ना, क्योंकि सरकार को उन पे राजनीति नहीं करनी। सरकार ने उनकी आने वाली पीढ़ी के सुखद भविष्य की भी योजना तैयार करनी है, उन क्षेत्रों के विकास की भी योजना तैयार करनी है, और दूसरी तरफ ये राजनीति करने वाले हमारे चेहरे, इन्हें राजनीति करनी है, इन्हें कमियां निकालनी है। तो ये उत्तराखंड हम सबका है। हम सबको अगर हम अपने स्वार्थ की राजनीति को आगे रखते हैं तो हमें अपने उन भाई बहनों जो पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय जनपदों में आज भी डटे हुए हैं, हमें उन परिवारों का भी ख्याल करना होगा, उनके सुखद योजनाएं ठीक है। आ रहे हैं उसी तरह आशीष जी आप ही के पास आ रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं आशीष जी आप ही के पास आ रहे हैं। ठीक है जपेंद्र जी आपकी बात आ गई, आशीष जी आपके पास आ रहे हैं। आशीष जी, सरकार ने ये कानून जब पास किया तो स्टेक होल्डर से बात की है, सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से जिलों से भी सुझाव आमंत्रित किए गए, उसके बाद ये कानून लागू किया गया। जो सुझाव जो आए उसी के आधार पर इसमें जो सुधार करने वाली चीजें थी उनमें सुधार किया गया, उसके बाद ये कानून लागू करने की बात सामने आई। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर जो जमीन है भू कानून लागू होने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन जो है वो बिजनेसमैन नहीं खरीद पाएंगे, जिससे जमीनों के रेट नहीं बढ़ेंगे, और रेट नहीं बढ़ेंगे वो उद्योग नहीं लगा पाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि जो जमीनें हैं वो व्यवसायिक जो है वो खरीदे ना, ताकि जो उत्तराखंड के मूल निवासी है वो उन जमीनों का इस्तेमाल करें। तो कांग्रेस खुद कंफ्यूज नजर आ रही है क्या? देखिए पहले तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताऊं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही उसके लिए एक दो लाइन कही जा सकती है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक है, कह सकते हैं आप। ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जब उत्तराखंड राज्य में हम जिस कानून की बात कर रहे हैं, जो हम सोच रहे थे, जैसे पड़ोस में दिल्ली राज्य है, दिल्ली राज्य में आवास निर्माण का काम, बिल्डर वाला जो काम है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, इसके अलावा किसी को भी कोई आवासीय कॉलोनी बनाने का अधिकार नहीं है, नंबर एक। दूसरा, उद्योग लगाने के लिए SEZ जो व्यवस्था है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की, जिसमें आप उद्योग लगाइए ताकि ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और पॉल्यूशन, इन दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ किया जा सके। उत्तराखंड राज्य में एक तक तो ये कहते हैं कि दूर दराज में पहाड़ के लोग बैठे हुए हैं, वहां कोई जाएगा नहीं, और अगर वहां जाएगा और कोई उद्योगपति किसी उद्योग लगाने के नाम पे गांव की सारी जमीन खरीद ले और वहां पे बैठ जाए, बाद में कभी शिव प्रसाद सेमवाल जी वहां घर लेने जाए, मैं घर लेने जाऊं, तो हमें वो बहुत महंगे दामों पर मिले। तो ये खुद भी अभी कंफ्यूज है। मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं आपके सामने, जो हमारी आपत्ति है वो क्या है कि उत्तराखंड राज्य के ये इस कानून को दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए अफसर बना रहे हैं और उनको ये ड्राफ्ट तैयार करके दे रहे हैं। भूमि माफिया जो दिल्ली से लेकर गाजियाबाद से लेकर कहीं पर भी, वो इस राज्य से बाहर के लोग हैं जो बेइंतहा पूंजी, जो सरकार इनको लोन देती है, लोन लेकर भाग जाते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम इस पूंजीवाद के खिलाफ हैं जो उत्तराखंड में जमीन के कारोबार में पूरा कब्जा करना चाहती है। और दूसरी बात, मैंने दो चीजें स्पष्ट कर दी, SEZ और जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस तरह से उत्तराखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बने और आवास बनाने का काम उस अथॉरिटी द्वारा किया जाए, नंबर एक। ठीक। दूसरी चीज हमने कहा कि जब भी कानून बना रहे हैं, दरअसल ये लोग तवा पहले चढ़ाते हैं और आटा बाद में ढूंढ रहे हैं। ये पहले कानून घोषणा कर देते हैं, फिर प्रवर समिति को भेजे, कहते हैं बताइए क्या सुझाव है। भाई जो आप 4-5 साल से सुझाव ले रहे थे, वो सुझाव की टोकरी कहाँ पर रखी है, तो वो कभी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, जब इनसे सवाल पूछते हैं, आप पूछे तो उसके बाद ही सबसे पहले तो एक लंबा भाषण देंगे, पूरा ग्रंथ पढ़ देंगे, पूरी कथा पढ़ देंगे, लेकिन मूल सवाल पर कभी नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ UKD के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी आपके पास आते हैं। शांति प्रसाद जी,
मूल सवाल ये है कि उत्तराखंड में हम राजनीति करेंगे और देश हित में करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है शांति प्रसाद जी, उत्तराखंड में अगर ऐसा कानून अगर आप चाह रहे हैं कि जो उत्तराखंडीयत जो है वो बरकरार रहे, वहां पर जो जमीन जो व्यवसायी लोग हैं वो खरीद रहे हैं, उसका अगर विरोध है, तो अगर उद्योग नहीं लगेंगे, अगर उन जमीनों को ऐसा कानून बना दिया गया कि वहां कोई जमीन खरीद ही नहीं सकता है, तो उद्योग कहां लगेंगे? क्योंकि रोजगार भी एक देने का एक बड़ा मुद्दा है। प्रदेश की जनता जो है युवा पलायन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय भी जरूरी है। हो सकता है हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इन्होंने इस वजह से छोड़ा है। मेरा मानना है, मैं अभी बहुत ज्यादा टेक्निकली इस पर नहीं जानकारी रखता हूं, कि जो औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो यहां पर लगाएंगे, पहाड़ों पर जाकर लगाएंगे ताकि उद्योग लग सके। आप क्या कहेंगे? देखिए मानस जी, क्या उत्तराखंड के अंदर योग्य व्यक्ति नहीं है? बिल्कुल है। गुजराती जमीन खरीदेगा, बिल्कुल वो है, होटल बनाएगा, बिल्कुल उसके है। बाद पहाड़ी वहां पर जो है बर्तन धोने के लिए जाएगा। ये राज्य मांगा किसके लिए है भाई? बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी का मानसिक स्तर कितना गिर गया। एक कैबिनेट मंत्री बोलता है कि एक पहाड़ियों ने बनाया उत्तराखंड, और साथ में दो शब्द बोल देता है। इसीलिए और यहाँ प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बताओ पहाड़ का आदमी क्या जमीन नहीं बेचेगा? अरे भैया, तुम्हें बेचना ही आता है क्या? उन्हें बसाना भी सीख लो। यदि यहाँ पर सख्त भू कानून होता तो पर्वतीय मूल के जो लड़के हैं, जो औद्योगिक उस इकाइयों में जुड़ना चाहते हैं, क्या सरकार बिल्डिंग तो सरकार खूब बना रही बड़ी बड़ी, तो क्या होटल बना के नहीं दे सकते लीज पे? ठीक है, तुम्हें बाहर वालों को लोन तो खूब दे रहे हो, मगर क्या पहाड़ के व्यवसायियों को लोन नहीं दे सकते? ठीक है, प्रांजल जी से समझ लेते हैं, तभी हम जाके ठीक है। शांति प्रसाद जी, कैसे बातें कर रही है? ठीक है, इनको यह समझ नहीं आ रहा कि पहाड़ियों को उजाड़ने के लिए राज्य मांगा तुमने, पहाड़ियों को बसाने के लिए। ठीक भाई, पहाड़ के औद्योगिक इकाइयों से जोड़िए, पहाड़ को विकास से जोड़िए, सख्त भू कानून लगाइए। हिमाचल में जमीन नहीं बिक रही तो क्या हिमाचल के लोग सारे खत्म हो गए? बिल्कुल, वहां के लोग उद्योगपति। ठीक है, समझ लेते हैं। प्रांजल जी आपके पास आते हैं। प्रांजल जी, भू कानून संघर्ष समिति से आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं और इसकी जो बारीकियां हैं वो आप समझते हैं। अगर अभी जैसा कि शांति प्रसाद जी ने कहा, हिमाचल का उन्होंने जिक्र किया, तो इस प्रदेश को उद्योगों की भी जरूरत है और यहाँ की जो उत्तराखंडियत है वो भी जिंदा रहे और यहाँ जो जल जमीन और पहाड़ जो हैं वो भी सुरक्षित रहें। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अभी मैं कुंवर जपेंद्र जी को भी सुन रहा था और पहाड़ की पीड़ा उनके अंदर से छलक रही थी। पहाड़ की पीड़ा यानी कि जो हमारे भाजपा गवर्नमेंट है उसकी जो नीतियां हैं, पहले तो उनका कृषि के नाम पर कोई नीति ही नहीं है उनके पास। आपका हाल ये है भाई साहब कि शिक्षा को लेकर, शिक्षा की व्यवस्था जिस तरह से पहाड़ों में चरमराई हुई है, 3000 स्कूल बंद हो गए हैं, आपको पता हो तो। स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि प्रसूताएं जो है रास्ते में दम तोड़ रही हैं हॉस्पिटल ले जाते हुए। ये स्वास्थ्य की व्यवस्था है हमारे उसमें। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं कोटद्वार जैसी जगहों पर, वो जो है रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। ये स्थिति है यहाँ पर स्वास्थ्य की। और कृषि को लेकर तो आपकी कोई, मैं आपसे कह रहा हूं, आप बार बार ये हिमाचल का लोग जिक्र करते हैं, हमारे यहाँ एक विजनरी लीडर की कमी है। वहां जो है यशवंत सिंह परमार जैसे लीडर हुए 70 के दशक में, जिन्होंने जो है पूरा एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक सिस्टम जो है डेवलप किया अपने हिमाचल में। उन्होंने सेब की पैदावार पूरे प्रदेश में करी और उन्होंने वहां रिज से वो ऐतिहासिक भाषण दिया था कि अब हमारे यहाँ लोग जो है बर्तन धोने वाले लोग यहाँ पैदा नहीं होंगे, बल्कि हमारे यहाँ अब सेब पैदा होगा। आपकी एग्रीकल्चर नीति पिछले 25 साल में नहीं बन पाई और ये इसमें दोनों ही सरकारें दोषी हैं। और अब आप कह रहे हैं जो है कि हमें पहाड़ के लिए भी कुछ सोचना है, आप ये सोच रहे हैं। ठीक है प्रांजल जी, समय इजाजत नहीं देता है। आप सेमवाल जी आपके पास आते हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी, प्रदेश के लोगों में भी क्षमता है उनकी, जैसा कि शांति प्रसाद जी ने कहा कि यहाँ के लोग भी ज्ञानी हैं, वो उद्योग भी लगा सकते हैं, नौकरियां भी पा सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को अगर पीछे से बैक किया जाए तो क्या यहाँ के लोग भी कमाल कर सकते हैं? छोटी छोटी इकाइयां वो स्थापित कर सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो अपने स्तर से प्रयास किए जा सकते हैं। बस एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है ताकि उनको बैक किया जा सके और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं उत्तराखंडी खुद। क्या कहेंगे आप? सेमवाल जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ये जो सोच है ना कि पहाड़ियों के पास पैसा ही नहीं है, मैं आपको ऐसे दर्जनों उदाहरण दे दूंगा। दर्जनों इन्वेस्टर्स पहाड़ के, उत्तराखंड के यहाँ पर आए, लेकिन उनको पूछा तक नहीं गया। पिछली गवर्नमेंट की भी बात है, इस गवर्नमेंट की भी बात है।
मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसे किसी को पिन पॉइंट करके वो करूं। ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो यहाँ पर आए, लेकिन उनको इसलिए नहीं करा कि भाई वो उत्तराखंड के हैं, वो रतूड़ी है, वो रावत है, वो बिष्ट है, वो मजबूरन दूसरे स्टेट्स में चले गए। उनको यहाँ पे एंटरटेन ही नहीं किया जाता है कि भाई एंटरटेन इनको करेंगे तो ये उत्तराखंड के हैं, कहीं और बता देंगे, लोगों को बोल देंगे कि यहाँ पे जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो हमारे रहनुमा हैं वो खुद अपना शेयर मांगते हैं। आज की डेट में मनोज, ठीक है शिव प्रसाद जी, जवाब ले लेते हैं कुंवर जपेंद्र जी की आखिरी टिप्पणी। कुंवर जपेंद्र जी, जैसा कि शिव प्रसाद जी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग काबिल हैं, सरकार को उनको भी बैक करना चाहिए, उनको अपने पैर पर कैसे उत्तराखंडी खड़े हों, वहां के युवा कैसे खड़े हों, वो पर्यटन को खुद बढ़ावा देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सके, सरकार कैसे उनको बैक करेगी? जपेंद्र जी। जी देखिए, हम बिल्कुल अपने साथी प्रवक्ताओं के कुछ कथनों से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं। आज पर्यटन को लेकर जो पिछले कुछ वर्षों में पर्वतीय जनपदों में और संपूर्ण उत्तराखंड के लिए योजनाएं आई, उससे बहुत से युवाओं ने अपने अपने संस्थान शुरू करे, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आए और कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे ठीक है, आपकी बात आ गई भाई। आशीष जी, आपकी बात आ गई, जपेंद्र जी को बोलने दीजिए। आशीष जी नहीं, बीच में इंटरप्ट मत करिए, माफ कीजिएगा आशीष जी। ठीक है, जपेंद्र जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। जपेंद्र जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। जपेंद्र जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। आशीष जी आपकी बात आ गई। आशीष जी आपकी बात आ गई। ठीक है, जपेंद्र जी। भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, जो जिसको गुणगान कर रहे हैं उसका भ्रष्टाचार है। जो है वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना का पैसा अपने नेताओं में बांट दिया। आप ये सदन के अंदर संयम रखेंगे ना, ऑन स्क्रीन ये डिबेट्स में संयम रखेंगे? पूरा प्रदेश लूट रहे हो, मैं संयम का क्या करूंगा? ठीक है, बहुत माफी के साथ समय आगे इजाजत नहीं देता। जपेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, आशीष सैनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शांति प्रसाद भट्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शिव प्रसाद सेमवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रांजल और नोडियाल जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये गंभीर विषय है क्योंकि उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा ये सवाल है कि आखिर भू कानून जो उत्तराखंड को मिला है वो कितना मजबूत है, क्योंकि जो प्रदेश की जनता है सशक्त भू कानून की मांग कर रही थी। हालांकि सरकार ने जो कानून दिया है वो दावा कर रही है कि यह सशक्त भू कानून है, प्रदेश की जनता इससे लाभान्वित होगी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के मन में अभी भी आशंकाएं हैं और उन आशंकाओं का समाधान जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों का मकसद होता है जनता के हित में काम करना। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।